हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू करते हैं वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ब्लॉग से करते हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, घर से ही सीखना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ब्लॉग से शुरुआत कर लें। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप फंडामेंटली सीख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्लॉग जो है वो पब्लिश करने जाएंगे तो कुछ आर्टिकल्स आप लिखते हैं, उससे आपको कंटेंट की अच्छी समझ हो जाती है। आर्टिकल्स को रैंक कराने के लिए आपको एसईओ करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जिससे कि आपकी एसईओ के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ऑन पेज क्या होता है, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आप कवर कर लेते हैं। बहुत सारे टूल्स आपको समझ में आने लगते हैं, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते टाइम बहुत सारे उन टाइप के जो टूल्स होते हैं उनके ऊपर आप काम करते हैं। इसके साथ साथ आप एनालिटिक्स जो है अपने ब्लॉग की वो समझना चाहते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल को आप इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर एनालिटिक्स को देखते हैं, तो एनालिटिक्स आपको समझ में आने लगती है कि वेब एनालिटिक्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। तो ब्लॉग एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं और आराम से बेसिक लेवल पर कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं। बट जब भी कोई ब्लॉग बनाने की सोचता है, ब्लॉग बनाने की स्टार्ट करता है, उसके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल भी आता है कि आखिर क्या हम ब्लॉग से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। जब अर्निंग की बात आती है तो उनमें जो प्राइमरी मेथड है ब्लॉग के थ्रू अर्निंग करने का, वो होता है हमारा गूगल एडसेंस का। कि किस तरीके से हम हमारे ब्लॉग के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लें, जिससे कि हमारे जो ब्लॉग है उसके ऊपर बहुत सारे एड्स दिखाई दें और उन एड्स का कुछ एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो हमको मिले एज अ पब्लिशर, राइट। तो जो भी पर्सन जो ब्लॉग ओन करता है वो पब्लिशर कहलाता है, और जो भी एडवर्टाइजर उस ब्लॉग के ऊपर अपना एड दिखाता है वो हमारा एडवर्टाइजर कहलाता है। ये दो टर्म्स अक्सर यूज होते हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। अब जहां बात आती है अर्निंग की, कि भाई अगर हमको एक ब्लॉग बनाएंगे तो हमारे पास स्कोप अर्निंग का खुल जाता है। वो कितना होगा अर्निंग, वो एक बात की बात है, बट एक स्कोप तो हमारे पास खुल जाता है अगर हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं तो मेजर सोर्सेज में से अर्निंग के गूगल एडसेंस है ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब अर्निंग की बात होती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई किस टाइप की निश, किस टाइप की कैटेगरी को पकड़ा जाए जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। और क्या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गूगल एडसेंस से होने वाली अर्निंग को जो है वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो एडसेंस की अर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो का जो टॉपिक है, टॉप ब्लॉगिंग निशेस विद हाई अर्निंग पोटेंशियल यूजिंग एडसेंस। तो जो एडसेंस की अर्निंग होती है ना, वो मेजरली डिपेंड करती है सीपीएम पर, मतलब जो हमारे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या अगर हमारे एड के ऊपर क्लिक आता है, जो भी हमारा सीपीसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा क्लिक की कॉस्ट होगी, मतलब अगर हमारे ब्लॉग के ऊपर एक ऐड दिखा, किसी पर्सन ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो जितना भी सीपीसी होगा उस क्लिक का, उसका परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा परसेंटेज हमें मिलेगा एज अ पब्लिशर, राइट। तो हमारी अर्निंग इस बात पे डिपेंड करती है कि सीपीएम कितना अच्छा है और सीपीसी कितना अच्छा है किसी भी निश में। अगेन इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं कि ऐसे निशेस, ऐसी कैटेगरीज, ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट को हम बनाएं जिनका सीपीएम जो है वो हाई हो। तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सीपीएम को अफेक्ट कर सकते हैं? उनमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज एड बैनर साइज। गाइस, जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट आपने देखी, अब आप देखते होंगे यहां पर आपको कभी कुछ इस टाइप से जो ऐड है वो दिखाई दे रहा है, कभी आप देखते होंगे आपको यहां पर इस टाइप से ऐड दिखाई दे रहा है, इसकी डायमेंशन अलग है। कभी आप देखते होंगे यहां पर आपको इस टाइप से स्क्वायर ऐड दिखाई दे रहा है, इसकी डायमेंशन अलग है। तो ऐड के बैनर के साइजेस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ बहुत ही हॉट साइजेस हैं, हॉट साइजेस मतलब बहुत ही फेमस साइजेस हैं, वो साइजेस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा जो है उस टाइप के साइजेस के एड्स दिखें। ज्यादा एड्स दिखेंगे, ज्यादा इंप्रेशंस आएंगे, तो अल्टीमेटली ज्यादा क्लिक्स भी आएंगे। तो एक फैक्टर ये भी है कि एड बैनर के साइजेस, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि पॉपुलर एड बैनर के साइजेस ऐसे कौन से हैं जिनको हम यूज करें और उनके जो इंप्रेशंस है वो हाई हो और उनके ऊपर जो क्लिक्स हैं वो भी हाई आए। सो दिस इज वन फैक्टर, राइट। सेकंड जो फैक्टर होता है दैट इज बेसिकली लिंक एड्स। देखिए, जब आपके पास आपकी वेबसाइट होगी तो वहां पर दो तरीकों के एड्स के ऑप्शन होते हैं, एक लिंक एड्स होते हैं और एक तरीके के एक बैनर एड्स होते हैं। तो जो आपके लिंक एड्स होते हैं ना, उनसे जो क्लिक आती है जनरली उनका जो सीपीसी होता है वो हाई होता है। तो अगर उनका सीपीसी हाई है तो फिर आपकी अर्निंग जो है वो भी हाई है। तो लिंक एड्स का सीपीएम और सीपीसी जो है वो हाई होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है दैट इज रिलेवेंसी ऑफ कंटेंट टू एड्स प्लेसमेंट व्हिच इंक्रीजेस लिंक क्लिक्स एंड हेंस द रेवेन्यू। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो कंटेंट अगर आपका है, जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी चीज के बारे में कंटेंट है, आपके ब्लॉग के ऊपर किसी चीज के बारे में कंटेंट है, तो वो कंटेंट किस कैटेगरी का है, किस निश का है, अगर उसी से रिलेटेड जो है वो यहां पर अगर आपका ऐड दिखता है
ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ज्यादा चांसेस है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें। अब पता चला कंटेंट किसी दूसरी निश का है, ऐड किसी दूसरे निश का कैटेगरी का दिख रहा है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी कम होती है कि लोग क्लिक करें। तो क्लिक ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? फाइन। इसके अलावा ज्योग्राफी, लोकेशंस और लैंग्वेजेस ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, कहते हैं कि हम इंटरनेशनल निशेस पे काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल निशेस का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप ऐसी निश को टारगेट करना चाहते हैं जिसका यूएसए में, ठीक है, यूके में या ऐसी कंट्रीज में जहां पर जो सीपीएम रेट है वो काफी हाई है, या जो डॉलर्स में क्योंकि वहां पर होता है तो उस वजह से भी जो है वो उनका सीपीएम रेट जो है वो हाई होते हैं, या सीपीसी जो होती है वो हाई होती है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इंटरनेशनल निशेस को सेलेक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और लैंग्वेज के बेसिस पर भी सीपीएम जो है वो वैरी करता है, या सीपीसी जो है वो वैरी करता है, राइट। तो आई बिलीव ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ निश। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी निश को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए, पहले तो आपको ये बात समझनी है कि आखिर आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। आपके पास जो एडसेंस पैसा भेज रहा है वो क्यों भेज रहा है? उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक वेबसाइट है, इसके ऊपर एक स्पेस है, आपने एडसेंस का जो अप्रूवल है वो ले रखा है। एडसेंस के अप्रूवल की वजह से यहां पर जो है वो एक ऐड दिखाई देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, और आप क्या कहलाते हैं? मैंने क्या शब्द यूज किया था अभी? पब्लिशर। आप कहलाएंगे पब्लिशर। तो यहां पर है एक एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर क्या करता है? एडवर्टाइजर जाता है गूगल एड्स के पास, और गूगल एड्स में वो अपना एक कैंपेन बनाता है, ऐड बनाता है, और बोलता है कि मेरा ऐड उन वेबसाइट्स के ऊपर दिखाया जाए जो वेबसाइट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। फाइन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो यहां पर उसका ऐड दिखाई देगा, राइट। इसी तरीके से यही एडवर्टाइजर नहीं है, एक और दूसरा भी एडवर्टाइजर है विच इज एडवर्टाइजर नंबर 2। ये भी कह रहा है कि मेरा ऐड ऐसी जगह पर दिखाया जाए जहां पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट्स को वो टारगेट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी वेबसाइट फिर से इस वाले एडवर्टाइजर के भी जोन में आ जाएगी, और ये वाले एडवर्टाइजर का भी ऐड यहां पर दिख सकता है, राइट। तो जब इस वाले एडवर्टाइजर का भी ऐड यहां पर दिख सकता है, इस वाले एडवर्टाइजर का भी ऐड यहां पर दिख सकता है, और ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जिनका ऐड यहां पर दिख सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स काफी ज्यादा हो गए, और जो इन्वेंट्री है, जो स्पेस होती है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री है वो अगर लिमिटेड है तो क्या होगा कि नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री लिमिटेड, तो हर कोई अपना ऐड का जो इंप्रेशन है वो लेना चाहेगा। भाई ब्रांड्स इसलिए ऐड चला ही रही है कि उनके ऐड के ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस हो, ज्यादा इंप्रेशंस होंगे, क्लिक्स होंगे, उनका रेवेन्यू बढ़े, ब्रांड्स इसलिए काम कर रही है। तो वो क्योंकि इन्वेंट्री लिमिटेड है, और अगर इन्वेंट्री लिमिटेड भी नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और ठीक ठाक भी है, तभी ये लोग अपनी बिड को बढ़ा देते हैं। मतलब पहले अगर एडवर्टाइजर 1 कह रहा था कि भाई एक क्लिक पे मैं $1 दे सकता हूं, एडवर्टाइजर 2 ने कहा नहीं भैया मैं $1.5 दे सकता हूं, एडवर्टाइजर 3 कहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं $2 दे सकता हूं एक क्लिक के ऊपर। अगर एक क्लिक मेरे ऐड के ऊपर आएगी तो मैं $2 देने को तैयार हूं। तो इससे क्या होगा? जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ जो हमारी बिड है ना वो भी बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, ये बिड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जब $2 यहां पर बिड लगी हुई है, और फॉर एग्जांपल अगर यहां पर क्लिक आ जाता है तो $2 इस वाले एडवर्टाइजर के एक तरीके से गूगल एड से कट गए, ठीक है। अब क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट गूगल एड्स भी है, और क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट गूगल एडसेंस भी है, और आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखा, तो गूगल क्या कहता है, भैया मैंने इस सामने वाले बंदे से $2 रुपए ले लिए, अब मैं इसका कुछ एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपको दे दूंगा विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस, क्योंकि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका था, आप एलिजिबल थे, आप एक तरीके से हमारे पब्लिशर जो है वो बन चुके थे, या एक तरीके से आप हमारे पार्टनर बन चुके थे। इसीलिए हम इन वेबसाइट्स को गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स भी कहते हैं। तब जब कभी भी कोई बंदा गूगल एड्स के ऊपर जाता है और अपने डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू एड्स रन करता है तो वो वाले एड्स गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं। तो पार्टनर वेबसाइट का सीधा सा मतलब यही होता है कि वो वेबसाइट्स जिनका जो एडसेंस है वो अप्रूव्ड है। तो पूरे का पूरा आपका पैसा कमाने का जो फंडा है ना वो ये है कि कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको मिलता है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर किसी तरीके से ये अमाउंट इन्फ्लुएंस हो जाए, ये अमाउंट बड़ा हो जाए, तो आपका परसेंटेज अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो सीपीएम है या सीपीसी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। उनमें से एक फैक्टर ये है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ निश, क्योंकि कोई निश, कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, जैसे फिनांस, ठीक है। तो फिनांस निश में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जो हैं, क्योंकि कई बार उनका हाई टिकट प्रोडक्ट होता है या उनकी मार्जिन्स बहुत अच्छी होती है, तो वो एक बहुत अच्छा पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जब वो बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे सकते हैं, तो क्योंकि उस निश में एडवर्टाइजर्स पैसा ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा
कि जो सीपीसी होगी वो काफी हाई होगी, और जब सीपीसी काफी हाई होगी तो आपका भी जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ेगा। आप ऐसी निश सेलेक्ट कर ले जहां पर एडवर्टाइजर्स एड्स ही नहीं चला रहे हैं, फाइन, तो उस पर्टिकुलर केस में उस निश में जो कंपटीशन है वो काफी कम होगा, जिसकी वजह से सीपीसी भी कम होगी। तो यही वो फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट निशेस हैं उनके सीपीसी या सीपीएम्स जो है वो वैरी करते हैं। और ये चीज ऐसा नहीं कि ब्लॉग पे लागू होती, ये चीज यूट्यूब के ऊपर भी लागू होती है। जैसे यूट्यूब के अंदर जो निश होती है, लेट्स से अगर मैं बात करूं व्लॉगिंग निश, तो आप देखते होंगे व्लॉगिंग निश में क्या होता है कि बहुत सारे जो महंगे एड्स हैं वो नहीं आते हैं। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे फिनांस की कोई ब्रांड है या एडटेक की कोई बहुत बड़ी ब्रांड है, वो यहां पर अपना ऐड नहीं चलाएंगे, क्योंकि व्लॉगिंग ना काफी जनरलाइज्ड जो चैनल है वो होता है, तो वहां पर एड्स बड़े बड़े चलते नहीं, इसलिए उनका जो सीपीएम वहां पर नहीं होता है, बेसिकली वहां पर आरपीएम होता है, रेवेन्यू पर माइल्स उसको बोलते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट बेसिकली लगता है वो यही लगता है कि उनका आरपीएम वहां पर डाउन होता है। वहीं पर अगर आप देखो तो जो फिनांस निशेज होती है ना, फिनांस कैटेगरी में बने हुए जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, उनके आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे डैशबोर्ड्स मैं यूट्यूब के भी देखता रहता हूं, बहुत सारे मेरे इष्ट मित्र भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का ही कंटेंट इंग्लिश में बनाते हैं। अब क्योंकि वो इंग्लिश में बना रहे हैं कंटेंट, तो उनका कंटेंट कहां देखा जा रहा है, यूएस में, यूके में, ऐसी कंट्रीज में जहां पर इंग्लिश समझी जाती है। अब सोचो आपकी यूएस यूके में अगर कोई एडवर्टाइजर ऐड चला रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादा पैसे वहां पर खर्च कर रहा होता है। जब ज्यादा पैसे वहां पर खर्च कर रहा होता है तो वहां पर रेवेन्यू भी जो है वो ज्यादा बन रहा होता है गूगल का। जब रेवेन्यू गूगल का ज्यादा बन रहा होता है तो उसमें से हायर परसेंटेज भी, जो परसेंटेज का अमाउंट है वो भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से इसीलिए लोग कहते हैं कि यूएस यूके में से अगर हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है तो हम ज्यादा अमाउंट अर्न करेंगे। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यूट्यूब चैनल डिजिटल मार्केटिंग का ही इंडिया से बाहर जो है वो टारगेट करके रन कर रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में रन कर रहे हैं। अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज बताऊं आपको, तो उनका आरपीएम और मेरे आरपीएम में लगभग 6 गुने का फर्क है, 7 गुने का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 व्यूज के ऊपर $1 अर्न करता हूं, तो वो सेम 1000 व्यूज के ऊपर ऑन एन एवरेज उतना ऐड उनके वीडियोस में दिखता है कि वो $6, $7, $8 जो है वो अर्न कर सकते हैं। सो यहां से जो गेम है ना वो बनता है निशेस का, यहां से जो गेम है वो बनता है कि हाई सीपीएम वाली या हाई सीपीसी वाली निशेस कौन सी। मैंने थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए मैंने यूट्यूब का एग्जांपल भी इसी में ले लिया है, बट हम बेसिकली बात जो कर रहे हैं वो ब्लॉग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट। निश वेबसाइट अर्न्स मोर बिकॉज दीज एडवर्टाइजर्स बिड मोर बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग। अब जैसे मेरी कोई एक ब्लॉग हो, उस ब्लॉग पे मैं केवल फिटनेस के बारे में लिख रहा हूं, तो कोई भी पर्सन जो फिटनेस को टारगेट करेगा उससे रिलेटेड बहुत सारे जो एड्स हैं वो मेरे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे दिख सकते हैं। तो जब कोई वेबसाइट निश वेबसाइट होती है, विच मींस दैट वो उस कैटेगरी में डोमिनेट करना चाहती है, उस पर्टिकुलर केस में एडवर्टाइजर्स उस वेबसाइट पे अपना एड दिखाने के लिए ज्यादा भी बिड करते हैं। या ये सिनेरियो अगर मान लेते हैं कि हम ये मान के चले कि गूगल एड्स में एडवर्टाइजर ने सेलेक्ट किया मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, मेरे मैक्सिमाइज कन्वर्जन करो, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी वेबसाइट जो निश वेबसाइट है वहां पर आपका ऐड दिखाने के लिए गूगल बैकएंड में ऑटोमेटिकली जो बिड करता है, ऑटोमेटिक बिडिंग जो होती है उसको बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि गूगल को भी लग रहा है कि ये एक निश वेबसाइट है और इसके ऊपर लोगों के कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, काफी हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रिचेस आर इन द निशेस, आपने अक्सर सुना होगा। तो निश वेबसाइट्स अर्न मोर बिकॉज दीज एडवर्टाइजर्स बिड मोर बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग। अगर इन सभी पॉइंट को समराइज किया जाए और इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करी जाए, ठीक है, इन सब पॉइंट के बेसिस पर कौन सी ऐसी जो निशेस हैं जो इन सब पॉइंट्स को ऑलमोस्ट फुलफिल करती हो और अच्छा जो सीपीसी है या सीपीएम जो है वो प्रोवाइड करती हो। तो जैसे टेक निश, अब टेक निश में ऐसा नहीं कि कंपैरिजन कर दिया, केवल टेक निश में भी आप ना अच्छे अच्छे क्वालिटी ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आईफोन के अराउंड, एप्स के अराउंड, क्रिप्टो करेंसी के अराउंड, ब्लॉकचेन के अराउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड, फिनांस में पर्सनल फिनांस के अराउंड, हेल्थ में वेट लॉस निश जो होती है, अर्न मनी ऑनलाइन की जो निश होती है, बिजनेस निश होती है, ये सारी हाई सीपीएम की निशेस है। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजर्स पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यहां से जो कन्वर्जन है वो उनके बिजनेस के लिए आ सकता है। बस सीधा सा फंडामेंटल है। और अगर आप बहुत ही जनरलाइज्ड निश ले लेंगे, बहुत ही जनरलाइज्ड वेबसाइट ब्लॉग की बना देंगे, वहां प्रॉब्लम होगी। सो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरीके से थोड़ी बहुत रिसर्च करके आप कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ अच्छी खासी अर्निंग भी अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए तो सबसे जरूरी वो क्या है, हमें एक ब्लॉग चाहिए,
अब ब्लॉग अगर आप स्टूडेंट या शुरुआत करें, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, होस्टिंगर के साथ आप चले जाएं। होस्टिंगर बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है, बड़ी आसानी से ना आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं और अपनी ये सारी जो चीजें हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, एसईओ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं आपको एक कंप्लीट वॉक थ्रू दे दूंगा कि किस तरीके से आपको डोमेन खरीदना है, और साथ ही साथ ना होस्टिंगर के ऊपर आप अगर होस्टिंग खरीदने जाते तो आपको एसएसएल फ्री मिल जाता है, डोमेन फ्री मिल जाता है, 1 साल के लिए आप प्रॉपर्ली होस्टिंग लें, बहुत सारी वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकते हैं, नई नई चीजों को अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो नई नई चीजों को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट ना स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप होस्टिंगर की होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से बेस्ट ऑफर ले सकते हैं, और अपनी जो ये वाली जर्नी है कि मुझे कुछ सीखना है या मुझे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, ये वाली जर्नी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको यहां पर सिंपली टाइप करना है hostinger.in/umar, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आप यहां पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए, जब आप अपना वेब होस्टिंग का प्लान सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स के प्लान है। जैसे यहां पर सिंगल वेब होस्टिंग जो है वो 69 रुपीज पर मंथ है, केवल 69 रुपीज पर मंथ। उसके बाद प्रीमियम वेब होस्टिंग है और उसके बाद बिजनेस वेब होस्टिंग है। सो ये वाला जो प्लान आप देख रहे हो 149 रुपीज पर मंथ वाला प्लान, मैं आपको ये वाला प्लान रिकमेंड करूंगा, आप इससे शुरुआत करिए। अब देखिए, इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। आप 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और खास बात क्या है कि आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जा रहा है। तो डोमेन के लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, फ्री ईमेल मिलेगा आपको, मैनेज्ड वर्डप्रेस होगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो आप इसको सिंपली ऐड टू कार्ट कर लीजिए, राइट। और यहां पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कितने दिनों के लिए आप इस होस्टिंग को लेना चाहते हैं, राइट। तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको सारे इनके फीचर जो है वो दिखाई देंगे। शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर जो प्लान है वो नहीं है, राइट। सो आपके पास यहाँ पर 1 मंथ का जो प्लान है वो आपको दिख रहा है, 12 मंथ्स का दिख रहा है, 24 मंथ्स का दिख रहा है, 48 मंथ्स का दिख रहा है। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो होस्टिंग तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तब भी ये वाला जो प्लान है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हैं। एक तो आपकी वेबसाइट प्रैक्टिस वाली हो गई, कल को आप कोई दूसरी वेबसाइट होस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ्स का तो प्लान एटलीस्ट लें, उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और होस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको बनाना रहेगा तो पड़ेगी ही, बट फिर भी मैं आपको मिनिमम ना 12 मंथ्स तो रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद अगर आपका होस्टिंगर के ऊपर अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लीजिएगा यहाँ से, वरना आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। सो दे ऑल्सो हैव अ कूपन कोड ऑप्शन ओवर हियर। मैं आपको अपना कूपन कोड दे देता हूँ 10% फ्लैट डिस्काउंट के लिए। सो आपको सिंपली टाइप करना है उमर, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, राइट, जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्लैट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन, तो 3,000 रुपए में आपको ये वाली जो आपकी 12 महीने की होस्टिंग है ये मिल जाएगी विद सो मेनी फीचर्स, राइट। सो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर गूगल से लॉगिन करने के बाद सीधे पेमेंट कर देंगे। मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये जो भी मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन होगी उससे ये जो हमारा होस्टिंगर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। गूगल से ही हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, आप चाहें तो सेपरेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपना अकाउंट, बट हमने गूगल से कर दिया। नाउ आई विल मेक द पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग आगे की प्रोसेस जो है वो करेंगे। A few moments later. सो वंस यू विल मेक योर पेमेंट, आपको ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर दिख जाएगा। तो आपकी वेब होस्टिंग यहाँ पर है और आप अपना फ्री जो डोमेन है वो यहाँ से क्लेम कर सकते हो। मैं इसको सेटअप करूंगा, जो हमारी होस्टिंग है, राइट, स्टार्ट नाउ हमें करना है। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, राइट, परफेक्ट है। आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, इसको मैं कर दूंगा। और हम लोग एक ब्लॉग जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं। वी आर अ बिगिनर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इस सब चीजों को स्किप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करना है। माइग्रेशन हमें नहीं करना है क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो हम जो है वो नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे और प्लेटफॉर्म हमारा वर्डप्रेस रहेगा। ध्यान रखिएगा, होस्टिंगर बिल्डर अगर आप नहीं यूज करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस को यूज करना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, एंड देन सेलेक्ट वर्डप्रेस आप कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपका एडमिन पासवर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फाइन, अभी मुझे कोई प्लगइन नहीं यूज करनी है, एक बार मेरा वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा तो वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन्स का इस्तेमाल होता है वो मैं बाद में भी कर सकता हूं, अभी मुझे नहीं करनी है, राइट। तो स्किप मैं कर दूंगा इस चीज को। फाइन, एंड देन वी विल नॉट सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑल्सो, बट हमें फ्री डोमेन जो है हमारा वो हम यहाँ से क्लेम करेंगे। फाइन, सो मैं सेलेक्ट करता हूं और जो भी डोमेन आपने सोचा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या डोमेन जो है वो सोचा हुआ है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको .com लेना है, ये क्या लेना है, और आप अपना डोमेन जो है वो यहाँ पर मेंशन
कर सकते हैं। One eternity later. सो डोमेन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। सो हमने डोमेन जो है वो सिलेक्ट किया learnfrommarketers.com, राइट। तो किस तरीके से आपको इसको रजिस्टर करना है, आपको इसको एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर करना है, एज अ कंपनी रजिस्टर करना है, दैट यू कैन सेलेक्ट। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, राइट, और मैं इसमें सारी चीजें भर देता हूँ एक बार के लिए। सो आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन हमें फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ विल क्लिक ऑन फिनिश सेटअप एंड इट इज जस्ट इंस्टॉलिंग सेटिंग अप थिंग्स। डोमेन रजिस्ट्रेशन के टाइम हो सकता है कोई वेरिफिकेशन का आपका रिस्पेक्टिव ईमेल के ऊपर मेल भी आए, तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। सो सेटअप के बाद आप ये वाला इंटरफेस देखेंगे। नाउ अगर आप एडिट योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है वो आपका जो वर्डप्रेस का बैकएंड होता है ना, वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इस टाइप से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं आप, आपका जो डोमेन था आप सीधे WP admin यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर डोमेन के साथ आपको WP admin टाइप करना है, और अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर जाएंगे तो जो आपने स्टार्टिंग में ना पासवर्ड वहां पर रखा हुआ था उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको वही वाला जो है वो मेंशन करना है यहाँ पर। तो मैं एक बार के लिए इसको सेलेक्ट कर, सो नाउ पासवर्ड डालने के बाद आप लॉग इन करेंगे, सो सीधे आप अपने बैकएंड में जो है वो आ जाएंगे। सो अगर हम अभी के टाइम पे वेबसाइट के ऊपर जाएं तो कुछ हमें इस टाइप की जो वेबसाइट है वो दिखाई दे रही है, बट हमें इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह करने हैं और शुरुआत जो है वो करनी है। सो आई बिलीव आपको टेक्निकल जो प्रोसेस है पूरी कि होस्टिंग कैसे सेटअप वगैरह करनी है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस अब एक कोई ठीक ठाक निश पकड़ लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और वहां से थोड़ा बहुत जो कंटेंट है वो डालना शुरू कर दीजिए। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।